बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज वो दिन है जब हम कहते हैं जुम्मा मुबारक। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। ये दिन हम सब के लिए बरकतें, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आए। और आज के दिन कहा जाता है कि एक ऐसा लम्हा गुजरता है जिसको कबूलियत का वक्त कहा जाता है। वैसे तो खैर कबूलियत का वक्त कभी भी हो सकता है, लेकिन जुम्मे के रोज़ एक लम्हा ऐसा ज़रूर होता है जब दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। तो जब दुआ करें हमें भी याद रखिएगा प्लीज़। एक ये रिक्वेस्ट थी ज़रूर आपसे। और आज एक बड़ी सिंपल सी और जनरल सी बात मैंने आपसे करनी है, और वो ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, इंसान जब पहली दफ़ा किसी से भी मिलता है तो वो जो पहली इम्प्रेशन आपको मिलती है ना, जो पहली मुलाकात होती है, वो ही आपके लिए उस इंसान की पहली मेमोरी होती है और सबसे यादगार चीज़ होती है उस इंसान से रिलेटेड। लेकिन एक बात, अगर पहली मुलाकात बुरी हो या कोई अजीब एक्सपीरियंस हो या नेगेटिव हो, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। अगर एक बड़ी कोई अच्छी मुलाकात रही हो तो वो फिर आपकी बाकी अच्छी मेमोरीज़ का एक हिस्सा बन जाती है और शायद आपको ना भी याद रहे। लेकिन अगर पहली दफ़ा किसी से मिलके इंसान को बुरी इंप्रेशन मिले या बुरी फीलिंग हो या आप अच्छा नहीं महसूस करते उस बंदे को मिलके, या वो ताने मारते हैं या नेगेटिव हैं किसी भी तरीके से, तो ये मैं आपको बता दूं, दूसरी दफ़ा आप उसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। या अगर आपको ज़बरदस्ती उस इंसान से मिलना पड़ा तो आपकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से आप इस शख्स और इस पर्सनैलिटी को अवॉइड कर जाएं। सो व्यूअर्स, अपनी जो पहली इम्प्रेशन होती है वो अच्छी ही देनी चाहिए। यानी कि जब भी किसी से मुलाकात करें अपनी ड्रेसिंग को अच्छा रखें, अच्छे से, मतलब आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, आप अच्छे फ्रेश लग रहे हो। उसके अलावा जब आप किसी से मिले तो अच्छे से मुलाकात करें, अस्सलामु अलैकुम करके बुलंद आवाज़ में अगले से मुखातिब हों, उनसे बातचीत करें। जाते हुए जिन लोगों से मुलाकात हुई उन्हें खुदा हाफिज़ कह के जाएँ, अच्छे तरीके से बात करें, डिसेंट अंदाज में बात करें। और स्पेशली जब पहली दफ़ा किसी को मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाउड होना या हाइपर होना या गुस्से में किसी को मिलना, ये सारी चीज़ें आपकी एक इम्प्रेशन पक्की कर देती हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ व्यूज़ अपने से ही रिलेटेड। शुरू में जब मैं मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तो हर कोई कहता था कि यार ये बड़ी खर दिमाग है, बड़ी बैड टेम्पर्ड है, बड़ी मूडी है। अच्छा, मैं सोचती थी यार ये क्या बात है, वैसे तो मैं बड़ी फ्रेंडली सी हूँ और ही हाँ मजाक, मतलब खलंटरापन तो मेरा अभी भी नहीं ख़त्म होता। अक्सर लोग कहते हैं कि बस भी कर दो, अब ये बच्चों की उम्र है, ये हरकतें करने वाली तुम। बट खैर, हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। बाद में आई रियलाइज़ कि वो जो 2-4 दफ़ा शुरू में जब मैंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और मैं बोली या मैंने गुस्से का इजहार किया तो वो इम्प्रेशन ही मेरी इंडस्ट्री में पड़ गई। बड़ा अरसा लगा है व्यूअर्स लोगों को ये कन्विंस करने में कि आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन, आई एम नॉट अ मीन पर्सन, आई डोंट हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं सिर्फ उसूल की बात पे बोलती हूँ। और किन बातों पे बोलती थी कि भाई अगर मुझे सेट पे 10 बजे बुलाया हुआ है और मैं 9:45 की वहाँ पे वेट कर रही हूँ और पूरी टीम और क्रू और सारे लोग जो हैं वो 12 बजे के बाद पहुँच रहे हैं ड्रामे की शूट पे, तो तब बोलना तो बनता है ना कि भाई मैं 2 घंटे से गाड़ी में वेट कर रही हूँ, गेट तक नहीं खुला, मसला क्या है आप लोगों को। तो इन बातों पर फिर बंदे की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो इससे मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर अपना गिला या अपनी नाराज़गी भी एक्सप्रेस करनी है, कोशिश करती हूँ मैं, आई विल बी ऑनेस्ट, आप लोगों से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक कोशिश होती है कि पॉजिटिव रहूँ। लेकिन बड़ी दफ़ा ऑब्वियसली इंसान आवाज़ ऊंची हो जाती है, जिसका गुस्सा ज़रा तेज़ हो या व्हाटएवर। सो अपनी टेम्परामेंट को ठंडा रखना, हर किसी से अच्छे तरीके से पेश आना, और ये याद रखना कि पहली मुलाकात जो है ना आपकी किसी के साथ भी, वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि फिर आप उस बंदे से मिलेंगे कि नहीं। हो सकता है कि आप इतनी बुरी इंप्रेशन दे कि वो आपको ना मिलना चाहे, या हो सकता है दूसरा आपको इतनी बुरी इंप्रेशन दे कि आप उसे ना मिलना चाहे। और बड़ी दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से होती हैं। और ये तो मैं इंटरपर्सनल ताल्लुकात की बात कर रही हूँ। जॉब की कैपेसिटी में अगर देखा जाए, नौकरी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए इतने यंग लोग जाते हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं मिलती। और फिर अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये इसने भी अप्लाई किया था, इसने भी अप्लाई किया था, इसको मिल गई, इसे क्यों नहीं मिली। शायद उसकी जो रेज़्यूमे था या जो CV था वो अच्छा नहीं था, इंप्रेसिव नहीं था, शायद जो मुलाकात थी वो इंप्रेसिव नहीं थी। अच्छा, और याद रखिएगा कि जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन आपका कवर लेटर और आपकी CV होती है, आपकी मुलाकात नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, राइट, किसी जॉब की कैपेसिटी में, तो उससे पहले आपका एक CV गया होता है, आपने कवर लेटर भेजा होता है, वो लोग देखते हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मतलब बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। सो वो CV और वो जो कवर लेटर आपके बच्चों ने बनाना है या आपने खुद बनाना है, यंग लोगों ने, प्लीज़ बी केयरफुल।
याद रखें, ये आप अपनी पहली इमेज जो है वो अगले को प्रेजेंट करें। इसी तरह जब आप किसी को ईमेल करते हैं या किसी से पहली दफ़ा राब्ता करते हैं, याद रखें फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ हमारी सुपर मॉडल शेफ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। कैसी हैं? किधर से निकलते हैं ये सारे कपड़े, ये मुझे जरा बताओ, ये स्कार्फ और ये कपड़े कहाँ से निकलते हैं? अलमारी में से। मैंने एक दफा इस लड़की को अपने रिपीट करते हुए नहीं देखा, और मुझे पता है पहनती भी अपने ही हो जी। हम तो फिर भी जो होता है ना डिजाइनर्स के मिल जाते हैं तो हम भाड़े के उठा के फिर वापस कर देते हैं। कहाँ से निकलते हैं सारे कपड़े, और मैंने भी बोरो करने। बिल्कुल आगे फैमिली में शादी भी आ रही है तो ये ढोलकी पे बड़ा अच्छा सेट रहेगा जी। ठीक है। सोच रही हूँ मैं इसके बारे में। अच्छा खैर, हम तो अपनी बातों में लग गए। फर्स्ट इंप्रेशन आपने अपनी इतनी अच्छी दे दी आज के शो में। थैंक यू सो मच। आज किचन में क्या बन रहा है? आज किचन में बन रही है चिकन कोयला कढ़ाई बन रही है, और इसकी इंग्रेडिएंट्स तो सिंपल ही हैं, लेकिन ये कि आपको पता है कि वो कोयले का एक धुआं देंगे हम इसमें, और थोड़ा सा ये डिफरेंट इस तरह से हो जाएगा कि लास्ट में हम लोग इसमें जो योगर्ट है वो हम लोग पोर करेंगे और देन फिर वो स्टीम देंगे, तो वो एक बड़ा अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, बिकॉज़ मैंने कभी चिकन की कोयला कढ़ाई नहीं खाई। ओके। दम कीमा होता है, उस पे कोयला का धुआं दिया जाता है। अब मैंने तो एक उससे बिरयानी भी खाई दम वाली। जी 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 जी। लेकिन आई हैव नेवर हैड कढ़ाई जिसमें कोयले का फ्लेवर। बिल्कुल, आज आप ट्राई कीजिएगा। ओके। और ऑनर ही बता दूंगी कैसे। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। मैं ऑनर ही बता दूंगी व्यूअर्स के कैसे है। चले, आज भूख भी लगी हुई है एक्स्ट्रा। ओके। कढ़ाई खाएंगे नाश्ते में। जी। चिकन कोयला कढ़ाई के लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। चिकन हम ले लेंगे 1 किलो, तेल लेंगे आधा कप, प्याज 3 अदद ले रहे हैं, टमाटर 4 से 5 अदद हैं, दही है 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 खाने का चम्मच, नमक लेंगे हस्बे जायका, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच है, कसूरी मेथी लेंगे 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद हैं, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए चाहिए, और कोयला हमें दम देने के लिए चाहिए होगा। रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने सबसे पहले ऑयल के अंदर अनियन आपने फ्राई कर लेना है हल्का सा, एंड देन उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, उसको थोड़ा सा सौते हो जाएगा, देन हम इसमें टमाटर डाल देंगे, उनको हम लोग अच्छा सा थोड़ा सा भून लेंगे, सीजनिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर, और फिर उसको हम लोग चिकन ऐड कर लेंगे इसमें। उसको अपने ही तेज़ आंच पे हम लोग कढ़ाई को आपको पता है कि रेडी करते हैं, तेज़ आंच पे हम लोग इसको रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, जब वो बिल्कुल स्टीम पे आ जाएगा कि रेडी हो गया, देन हम लोग इसमें कोयला हमने गर्म कर लेंगे, वो हम लोग इसमें स्टीम दे देंगे। जब कोयला स्टीम देने के लिए रखेंगे, साथ ही हमने इसमें जो अनियंस हमने कट किए हुए रिंग्स में काट लेने हैं वो डाल देने हैं, और साथ में हमने इसमें दही डाल देना है, और इसको दम दे देंगे, और चिकन कोयला कढ़ाई आपकी रेडी हो जाएगी। साउंड्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। रेसिपी इतनी मज़े की थी कि मैंने कहा मैं आके ज़रा बैठ के सुनती हूँ। कढ़ाई की पहली इंप्रेशन तो बड़ी अच्छी पड़ी है। ओके। बनने के बाद क्या पड़ेगी इंप्रेशन, वो देखने वाली बात है। अगेन व्यूअर्स, वही वाली बात है जो मैं बार बार कहती हूँ, हम क्या इंप्रेशन देते हैं, हम अपने आप को दुनिया को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। और अफसोस की बात यह है कि हमें एहसास तब होता है जब मेरी एज पे पहुँच जाते हैं। जब आप यंगर ईयर्स में होते हैं, जब बच्चे होते हैं, आई रिमेंबर मैं टीन्स में कहती थी, मम्मा कहती थी खुदा का वास्ता मुंह तो धो लो। कहती वाई, हु केयर्स मामा। अब पता चलता है कि एवरीबडी केयर्स, हर बंदा ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को रीमोल्ड कर दें और कोई और इंसान बनाएं। आपने जीन्स पहननी है, आपने शलवार कमीज़ पहननी है, आपने स्कार्फ पहना, आप जिस भी तरीके से ड्रेस करना चाहते हैं, नीट एंड क्लीन करें, साफ़ सुथरे हों, आपसे अच्छी खुशबू आ रही हो, और अगर परफ्यूम वगैरह खुशबू नहीं भी लगाई तो कम से कम स्मेल नहीं आनी चाहिए, डिओड्रेंट इस्तेमाल किया हो, दांत ब्रश हुए में हो, कि कोई आपके करीब आके बैठे आपसे बात करे, आपके मुंह से स्मेल ना आए। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैंने आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, एक दफ़ा हमारे शो पे गेस्ट आई, अगेन नाम आपको पता है मैं कभी भी नहीं लेती, बहुत बड़ी स्टार है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन। मैं उनको मिली, मैंने कहा मैं ज़रूर उनसे नंबर एक्सचेंज करूँगी और उनसे मुलाकातें रखूँगी, मुझे उनसे सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। खैर वो आई, उन्हें मिली, सलाम दुआ की। अच्छा जब मिली, उनको गले लगी तो एकदम से ना इतनी स्ट्रॉन्ग पसीने की स्मेल आई कि मेरी ना तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। खैर मैं नॉर्मल रही, मिली, बैठी, उनके साथ बातचीत की, इंटरव्यू हुआ। बाद में फिर उन्होंने कहा चलो अगर शो से फ्री हो गए तो खाने पे चलें। अच्छा मैंने बहाना बना लिया, मैं खाने पे जा सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इतनी स्मेल आ रही थी, और मैं साथ में उनकी इतनी बड़ी फ़ैन, बट प्रॉब्लम ये थी कि बंद जगह पे के बैठ के जब बंदा खाना खाता है, और था भी गर्मी का मौसम कि बंदा बाहर नहीं बैठ सकता। तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा भी दिल था उनके साथ वक्त गुजारने का, बट क्योंकि इतनी वो सिचुएशन ऐसी सी थी कि मैं उनको नहीं मिल पाई। इसी तरह शो पे बड़ी दफ़ा ऐसे लोग आते हैं जिनका बंदा फ़ैन होता है, आप उनसे बड़े इंप्रेस्ड होते हो, मुलाकात होती है, वो शो पे आते हैं, जब आप उन्हें मिलते हैं इतना एटीट्यूड और इतनी बदतमीज़ी के बंदा कहता है कि यार
हम पागल बैठे आगे। बट खैर ऑब्वियसली हम तो मेज़बान है, मेरा तो काम है और हमारी टीम का काम है कि हम अपने गेस्ट को सर आंखों पे रखें। अनलेस खुदा न खास्ता कोई बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट्स हो जाए, हम नॉर्मली जो है वो इग्नोर कर देते हैं इस तरह की चीज़ों को। लेकिन कभी कभी इतने बड़े बड़े स्टार्स, मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, वो जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो आपको एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो इंप्रेशन बड़ी बुरी पड़ती है और व्यूअर्स ये आपकी मेमोरी के अंदर लॉक हो जाती है चीज़ें। सो बी नाइस टू पीपल, बी डिसेंट टू पीपल एंड गिव गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट। और इसी नोट के ऊपर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराऊंगी व्यूअर्स, जिनकी पहली इम्प्रेशन मेरे ऊपर इतनी अमेजिंग पड़ी कि कसम से मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन बन गई हूँ उनकी पर्सनैलिटी की। आप खुद भी बाय द वे एक बहुत अजीम हस्ती के साहबजादे हैं, राइटर हैं, स्पीकर हैं, सूफ़ी स्कॉलर हैं, लेकिन इतने प्यारे इंसान हैं कि व्यूअर्स कसम से दिल से दुआएं निकलती है जब उनका नाम भी मेरे सामने कोई लेता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनसे मुलाकात होगी ब्रेक में। भाई क्या बात है व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आए हैं और क्या प्यारे प्यारे चेहरों ने हमें ज्वाइन किया है। हस्बे मामूल सबसे पहले अपने उन भाइयों को मेंशन करूंगी जो मेरे साथी हैं, जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल होता है। एक बरखुरदार मिसिंग इन एक्शन है जिनको हम तलाश कर रहे हैं, वो हैं साबिर अली फ्लूट पे। साबिर भाई खुदा का वास्ता पहुंच जाए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है फ्लूट का अपना ही एक मज़ा है, स्पेशली जब हम सूफियाना कलाम सुन रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई, मेरे लाडले जग्गू खान, जिनके इनिशियल्स वाहिद बंदे हैं जिनके साथ मेरे इनिशियल्स मैच करते हैं, JK। सो जग्गू खान ऑन द तबला, हमारे प्यारे भाई। देन वी हैव सजाद अली ऑन द ड्रम्स, अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड देन नवीद नवाज ऑन द कीबोर्ड। वेलकम टू द शो। एक दफ़ा बेचारे नवीद भाई लेट आए थे, हमने इनको भूलने नहीं दिया, साबिर भाई ने रूटीन ही बना ली है। इनको हम सेट करेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन व्यूअर्स ब्रेक में कि डांटना पिट जाए ना। सो व्यूअर्स, अब उस शख्स को के बारे में बात करूँगी। इंट्रोडक्शन मेरी क्या औकात के मैं इनका इंट्रोडक्शन करूँ। बड़े बाप के बड़े बेटे, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा, फ़र्स्ट इंप्रेशन की जब बात करें तो इनसे पहली मुलाकात इन्होंने जब जिस तरीके से मिले और जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और सिर्फ मुझे नहीं इस तरीके से मिले, हर शख्स को सेट पे ऐसे मिले। मेरी पहली मुलाकात इनसे काम की कैपेसिटी में ही हुई एंड ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिलियंट काशिफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब जानते हैं आप राइटर हैं, सूफ़ी स्कॉलर हैं, बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन आप इंसान कितने प्यारे हैं ये लोगों को बताना ज़रूरी है, जज़ाकल्लाह। क्योंकि हम सब नवाजे गए हैं आपकी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से। आई वॉन्ट पीपल टू नो हाउ वंडरफुल यू आर। और एक रीसेंट बने हुए भाई बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, और आज ऑफ कोर्स द ग्रेट वासिफ अली वासिफ साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनके खूबसूरत कलाम पेश करेंगे। रमूज़ अली कलंदरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैर। आज आपका पहला एक्सपीरियंस है मॉर्निंग एट होम पे? नहीं, पहले भी आ चुका हूँ। पहले कब आए थे आप सर? 6 माह पहले, सितंबर में। सितंबर में आप आए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब मुझे याद आया। हाँ, फिर आप कुछ खो से गए थे, अब हमने इनको दबोच लिया कि आपने आते रहना। व्यूअर्स, बड़े कम लोग हैं बाय द वे, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए, जो सूफ़ी कलाम की तरफ रुझान कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का, क्योंकि सूफ़ी कलाम इतना पॉजिटिव मैसेज देता है। सूफ़ी कलाम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज पोर्ट्रे करता है। मोहब्बत का पैगाम, अच्छा इंसान बनने का पैगाम, अपनी खुद एहतसाबी करना, लोगों को कई चीज़ें कहने के बजाय अपने आप को एक बेहतर इंसान। भाई मैं क्या बात करूँ, जब हमारे साथ एक जीनियस पर्सनैलिटी बैठे हैं, उनसे ही जानते हैं। काशिफ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन की, जी, तो आप खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, जिनकी फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसी होती थी कि सारी ज़िंदगी के लोग उनके स्टूडेंट्स, उनके मुरीद हो जाते थे। वाज साहब का ना एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है। आपने कहा कि जिस शख्स को मैं ज़िंदगी में एक बार मिला और फिर मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, तो ये वाज साहब का एक ख़ासा था। और उनका एक शेर है कि जिस दिन से शनासाई हुई आपके गम से, उस दिन से मुझे सैकड़ों गम ढूंढ रहे हैं।
बात। तो वो एक ख्याल में ढल जाना, सरकार भाई साहब यही अक्सर कहा करते थे कि ये देखें, ये बहुत सारे ख्यालात हवा में हैं। अगर आप रंग रंग के ख्याल को देखते रहेंगे तो शायद रंगीन हो जाएंगे, लेकिन एक रंग नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल। एक रंग के लिए एक ज़ात के साथ जुड़ना, एक ख्याल के साथ जुड़ना और एक सफ़र पे चलना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा खूबसूरत आपका फ़िक्र है कि पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए कई रास्ते हैं, पर मुसाफिर के लिए एक ही रास्ता है। बिल्कुल सही। अगर इधर उधर ही देखता रहेगा तो वो देखता रहेगा, सफ़र नहीं कर रहा वो। लिहाजा सफ़र करने वाले के लिए एक अपनी मंजिल और एक उसका रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार भाई साहब ने ये जो आपके ख़यालात बड़े डिस्टॉर्टेड और मुंतशिर ख़याल होते थे ना, उनको ज़रा समेटते थे और समेट के एक रास्ता तय किया और उस रास्ते पे लोगों को चलाया कि भाई आसानी से चलते जाओ, वरना तो बहुत गुंजल, एक वर्ड है ना गुंजल जी, वो है जी ये। बड़े मसले और मसाले। अच्छा, आपका सूफ़ी कलाम की तरफ कैसे रुझान हुआ अली भाई? मैं स्टार्ट में जो ना 5 साल की उम्र में था, तो वो नात पढ़ी हमेशा, घर का माहौल कुछ ऐसा था, तो उस वजह से फिर नात पढ़ी है। नात से फिर जो एंगल था वो सूफीज़म की तरफ ही बढ़ा है। गाने के शौक़ तो चलते रहे, बीच में थोड़ा बहुत जो खान साहब लोग हैं माशाल्लाह आला लोग, उनसे सिटिंग रही है, लेकिन वो जो था ना रूह की तस्कीन मेरी अपनी जो थी, चूँकि सूफीज़म से हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसी को ही आगे पसंद किया कि यही कमाल है। जो अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं अगर होगी तो फिर डिलीवर क्या करूँगा मैं। बिल्कुल सही। जी, इस बिल्कुल वजह सही। से। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की, तो आपने मेरे साथ शेयर किया था कि आप कि सबसे पहले आपने उनकी शायरी के बारे में बात जी हाँ, की थी, जी हाँ, जी हाँ। और कुछ उनकी पोइट्री के शौक़ के बारे में हम बात कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा जी। वासप ने जो मतलब कितनी कलेक्शन है? हाँ, कितनी मैं आपको बताता हूँ जी, और वो उसके साथ बड़ी कुछ राज भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताता हूँ मैं। सरकार वासिफ साहब ने जो पहला तकल्लुम किया ना लोगों से गुफ्तगू का या लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो अपने शायरी को अपना टूल बनाया सबसे पहले। ठीक है। और आप तशरीफ़ लेके गए थे इंडिया, वहाँ पे हाज़रियाँ दी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा, हज़रत अमीर खुसरो। तो वो एक बड़ी कैफियत का समंदर था आपके ऊपर। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाए ना, तो एक रात में आपने 300 अशार लिख दिए। 300 अशार? 300 अशार लिख दिए एक रात में, और उससे पहले कभी एक शेर भी नहीं कहा था। तो सुबह जब वो लेके आए अपने जो अहबाब थे, उनको कहा कि जी ये मैंने शायरी लिखी है। तो उन्होंने कहा वैसे आपने तो कभी आज तक शायरी नहीं की। तो उन्होंने कहा जी ये बस यूँ समझें कि, और ये शायरी वो शायरी है कि जिसको आबदा परवीन जी ने पढ़ा, मेहदी हसन साहब ने पढ़ा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कई कलाम पढ़े, असरार ने पढ़ा, और जो जो नाम लेते जाएं, सनम मारवी ने पढ़ा। बट कौन कौन सी ज़ुबानों में? उर्दू का तो मुझे पता है जी, उर्दू और की पंजाबी आपकी ना भी दो है। शायरी है, दो कुतुब हैं आपकी, एक है शब चिराग और एक है शबराज, और एक है आपकी पंजाबी की जिसका नाम है भरे भड़ोले। बड़े भड़ोले भड़ोले। भड़ोले, वो जिसमें गंदम शंदम नहीं रखते थे गांव में, भड़ोला उसको कहते हैं ना जी। ओके। तो वो भरा हुआ जब होता है तो कहते हैं ये भरे भड़ोले हैं जी ये वाले। क्या बात है। तो वो पंजाबी की आपकी शायरी है। और शायरी का जो आपका सुखन रहा है ना जी, उसका तरीक़ेकार ऐसे रहा है कि शुरू हम दिया नात से, हम से फिर नात शरीफ, और फिर उसके बाद मनकबत, मौला अली की मनकबत, वो हमेशा से आपकी फेवरेट रही है। और फिर इस तरह से दाता साहब को और इमाम अली मकाम की खिदमत में मनकबत पेश करने का, फिर उसके बाद गज़लियात और नज़म के ऊपर और फिर आप आए। पोइट्री के साथ साथ आप नसर भी लिखते थे, राइट? नसर तो बहुत सारी लिखी थी। अच्छा, ये एक दौर रहा है जब आपने आगाज़ किया ना शायरी का, तो शायरी जहाँ पे इख्तिताम हो रहा था, मतलब एक सर्टन टाइम के लिए आपने शायरी की, उसके बाद शायरी नहीं की। अच्छा। ये सिर्फ 3 कुतब आपकी आ सकी है मंजर आम पर जी। तो क्या हुआ? बस आमद हुई, चीज़ें की और फिर दैट्स इट? हाँ, ये असल में ना वो शायरी नहीं है कि जो इंसानी जज्बात के साथ साथ बदलती रहती है। ओके ये प्योरली सूफियाना शायरी थी, प्योरली। ओके। यानी कि अगर गज़ल का भी रंग है ना,
तो वो भी एक ख़ास अंदाज़ है कि पंजाबी में जैसे आप कहते थे कि तेरी नात नू गज़ल बनौंदा दिल सी डाढ़ा करदा, तो वो गज़ल को भी नात बनाने का शगफ जो था ना आपके पास था, तो वो एक टाइम तक की शायरी। उसके बाद फिर आपने नवाए वक्त में जो थे वो मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए और गुफ्तगू के उन्वान से आपका मज़मून आया करता था। वो तकरीबन कोई 148 मज़ामीन आए और फिर साथ ही गुफ्तगू का दौर शुरू हो गया। ठीक है। ये गुफ्तगू का दौर वो था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम और जो लोग इतने खुशकिस्मत थे कि उनकी कंपनी में बैठ के कॉन्वर्सेशन सुनते थे, क्योंकि देखिए हर चीज़ लिखी तो नहीं गई ना। नहीं, कई चीज़ें हवा की नज़र हुई हैं जी, बिल्कुल। वो बड़े ब्लेस्ड लोग थे जी। मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने डायरेक्ट वास साहब की वो चेहरा मुबारक देख के और उस ऑरा में बैठ के आपने बात सुनी हुई है। कमाल ही एक वो दौर था जी। मैं चूँकि और कमाल ही वो लोग थे। देखें, जी। कहने वाला तो अपनी जगह, लेकिन सुनने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। ये वास साहब अक्सर कहा करते थे कि देखो, जवाब की असल ताकत सवाल में छुपी हुई है। तुम सवाल करोगे तो जवाब बेहतर आएगा। तो मैं देखता था कि वो जो बड़े इंटेलेक्ट लेवल आया करते थे ना, जैसे अशफाक साहब बैठे हैं उनकी महफिल में, मुन्नू भाई बैठे हैं, मिर्ज़ा अदीब बैठे हैं, इजाज़ बटालवी बैठे हैं, हनीफ रामे बैठे हैं, तो इनका इंटेलेक्ट लेवल जो उस दौर का हुआ करता था, वो उनके क्वेश्चंस बताते थे कि किस लेवल का है इसका क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर जवाब भी आपका ना वो उसी निस्बत से आता था। अगर मैंने अपने एज में कोई सवाल पूछा है तो मेरी एज में जवाब दिया जाता था, मुझे को बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातें नहीं बताई जाती थी। तो ये वासब का एक बड़ी ख़ास बात थी कि वो लोगों के जो उनका इंटेलेक्ट लेवल या उनका जो मिजाज होता था, उसके बीच में रह के वो आप बात समझाया करते थे। हम किस स्टेज पे कहेंगे कि वासिफ अली वासिफ साहब लोगों की पहचान बने? आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ, कब और कैसे लोगों की पहचान? ये बानो आपा ने एक दफ़ा ये सवाल किया था। बानो आपा ने कहा, भाई साहब ये आप कहते हैं कि खामोशी और छुपना, और लेकिन दरवेश कैसे छुप सकता है? दुनिया तो उसे ढूंढ लेती है। तो कहते नहीं, जब दरवेश को ये एहसास हो जाए ना कि मैं ताकत बन रहा हूँ, फिर दरवेश इस दुनिया से चला जाता है। और जब तक उसे ये महसूस होता है ना कि मैं अभी खिदमत में हूँ और मैं चल रहा हूँ, तो वो टाइम में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन जब उसे कभी ये फील हो कि अब वो ताकत बन गया है और लोगों के साथ एक रिकग्निशन, फिर वो छुप जाता है। फिर लोगों में आया हो जाता है। अब देख लें कि इट्स बिन 31 ईयर्स, और 31 ईयर्स के बाद आज वह सबको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है, यूट्यूब भरा हुआ है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बात हो रही है। और अगर आज पाकिस्तान में सूफ़ीज़म या तसव्वुफ़ पे कोई बात होती है तो ये मुमकिन नहीं है कि उसमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का जिक्र ना आए। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो अबू का कलाम सुनते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ें। बिस्मिल्लाह। जी मेरे भाई, ओवर टू यू। भरे भड़ोले जो सरकार का है उसी में से एक इंतखाब। बिस्मिल्लाह। कल्ली बैठ के खीर बलोड़ा, कल्ली बैठ के खीर बलोड़ा, काफिर धीमा जे मुख मोड़ा। कल्ली बैठ के खीर बलोड़ा, कल्ली बैठ के खीर बलोड़ा, काफिर धीमा जे मुख मोड़ा। कल्ली बैठ के कल
लड़ लगियां दी लड़ लगियां दी लाज निभावी लड़ लगियां दी लाज निभावी लड़ लगियां दी लाज निभावी मेहंदी वाले हथ पे जोड़ा मेहंदी वाले हथ पे जोड़ा काफिर नीवा जे मुख मोड़ा कली बैठ के चिट्ठी विच मैं दस नहीं सकदी चिट्ठी विच मैं दस नहीं सकदी चिट्ठी विच मैं दस नहीं सकदी अपनी बान आप मरोड़ा अपनी बानू आप मरोड़ा काफिर धीमा जे मुख मोड़ा कली जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत कलाम सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ गए और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेक के दौरान साहबजादा काशिफ महमूद ने जिस खूबसूरत अंदाज में फिर पियानो भी सुनाया हमें, मानने वाली बात है। क्या बात है सुरीले भाई हैं हमारे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आपके वालिद साहब की ज़िंदगी की बात करें तो जब आप हयात थे आपका उनके साथ ताल्लुक़, और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तब का ताल्लुक है। तब का ताल्लुक में दोनों के बारे में, सो बिफोर एंड आफ्टर पेरेंट्स से हमारा ताल्लुक बड़ा खूबसूरत हो जाता है उनकी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद। हाँ, आपने तो खैर अब्बू की बड़ी खिदमत की है उनकी ज़िंदगी में, मतलब आप तो मेरी कहते हैं अभी भी सादत- कम की है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे पता ना, हमें पता है, हमने देखा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब भी हम सारे जतन करते हैं, पुठे सीधे हो रहे होते हैं, उनके लिए वेरियस डिफरेंट चीज़ें करते हैं, कभी लंगर का एहतमाम करते हैं, कभी कुछ, कि भाई हमारे माँ बाप को दुआएं, मतलब हमारी भी दुआएं लगे, सारा कुछ हो, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि जब वो इस दुनिया में हैं उनकी कदर और उनकी वैल्यू करना, और स्पेशली जब इतना बड़ा बहुत बड़ा इंसान नाम हो, थी। एक फरिश्ते आपका नुमा इंसान अल्लाह ताला ने भेजा हो दुनिया में। पंजाबी का ना आपका एक शेर है बड़ा खूबसूरत, आप कहते थे कि जींदे जी गल इक ना मन्नी कब्रां ते जा फुल चढ़ाए। अल्लाह अल्लाह कि हम लोग ना जीते जी एक दूसरे को नहीं इतनी वेटी देते, लेकिन बाद में कब्रों में जाके फूल चढ़ाते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, ये करते हैं। तो ये एक अलमिया है, लेकिन मेरा बहुत खूबसूरत बॉन्ड रहा। मेरी बेस्ट फ्रेंडशिप आज भी अपने वालिद साहब के साथ ही है, पहले भी थी, आज भी है। वो मुझसे ना मेरे लेवल पे जाके बात किया करते थे, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी औलाद के साथ भी वही करूँ कि मैं उन्हें अपना दोस्त बनाऊँ किसी तरह से। एक वो दोस्ती में ना एक अच्छाई बात ये थी कि मुझे ये ख़तरा रहता था कि ये बात वालिद गिरामी को, सरकार को बुरी लगेगी, उससे मैं हमेशा चूकता था, बचता था। लेकिन जब विसाल आपका हो गया तो मैं फिर उसी ख्याल में ढल गया, मैंने ज़्यादा फिर सोचा नहीं। तो वो मेरे लिए बड़ी सादत की बात थी कि उस दौर में मुझे आपने साथ रखा, महफिल में साथ लेके जाते थे, लोगों से इंट्रोड्यूस मुझे करवाया, और ये बड़ी बात थी मेरे लिए कि
उस दौर में जो आपकी ख़तो किताबत हो रही है, जो मेहमान आ रहे हैं, मैं उस वक्त ना अपने आप को कहता था कि मैं चाय वाला हूँ, कि जो मेहमान आया ना तो मैंने चाय लेके जानी है। अब्बू क्या कहते थे जब आप ऐसे करते थे? तो वो बड़ा हंसते थे, लेकिन वो मुझे ये बात समझ में आती थी कि ये जो खिदमत का टाइम था ना, कि आपकी टांगे दबाना, आपके कंधे दबाना और मेहमान जो आ रहे हैं उनकी खिदमत करना, तो मुझे कहते थे देखो तुम्हारा एक काम तो बड़ा पक्का है, जो आए उसे चाय तो पहले पिलाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, चाय तो मैं पहले पिलाऊंगा। मैं आज भी जो भी मेहमान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में सिलसिला ही चल रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये भी एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी व्यूअर्स को कि व्यूअर्स, ये जब हम बच्चों की अपनी तरबियत करते हैं ना, ये तरबियत का हिस्सा होता है। बेटा, किसी और को कह सकते थे, बेटा चाय सर्व कर रहा है मेहमानों को। अब इसमें 10-15 चीज़ें आ जाती हैं, एक दो नहीं। सबसे पहली बात, अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि जो काम तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहनें या तुम्हारी दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो ख़वातीन करती हैं घर के, वो आप भी कर सकते हैं। फीमेल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कितनी बड़ी बात है। वरना चाहे कोई भी घर में हो, घर की ख़वातीन ही चाहे मुंह नकाब करके आके हमेशा सर्व करती है, बंदे यूजुअली नहीं करते या स्टाफ को कहा जाता है। एक तो अपने बेटे से करवाया। दूसरी बात, ये बात प्रूफ की घर में कि भाई कोई भी काम किसी को भी करते हुए ईगो की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेहमान की खिदमत, कि कोई आपके घर से होके जाए तो वो ये कम से कम ना कहे कि हमें तो पानी तक नहीं पूछा। ये इतनी इस एक एक्शन में बड़ी, और आपको डिस्करेज नहीं का, वरना लोग कहते हो तू बह जा, भैन नु करन दे, फलां नु करन दे, फलां नु करन दे, आपसे करवाया। बिल्कुल, बेटियां तो शहजादियां थी आपकी, 3 जो छोटी बहनें मेरी बेटियां हैं शहजादी, वो शहजादियां हैं बिल्कुल। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि सरकार वाला साहब ने मुझसे ज़्यादा उन्हें प्यार दिया है और वो हमेशा एक लाड में पली है। मेरे से थोड़े रफ टफ काम करवाए हैं, लेकिन उनको तो ऐसे रखा हुआ था जैसे कैमोफ्लेज नहीं होता, फूल के अंदर खुशबू जैसे छुपी हुई होती है, वैसे आप बेटियों को आपने रखा है। और सिर्फ अपनी बेटियों की नहीं, वो जितनी भी आपके साथ एसोसिएटेड बेटियां थी, सबको आपने ऐसे रखा। और ये बड़ी, और ये नज़र आता है इनके बिहेवियर में, जिस तरीके से ये अपनी बहनों के साथ, जैसे मैं भी इनकी मुंह बोली बहन हूँ, मेरे साथ कैसे पेश आते हैं, जैसे जनरली इनका एटीट्यूड ख़वातीन की तरफ है। देखो व्यूअर्स, एक समझने वाली बात है, एक इंसान अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी बीवी, अपनी फैमिली की औरतों के साथ कैसे पेश आता है, उससे डिफ़ाइन आप कर सकते हैं कि अगला इंसान एक्चुअली किस किस्म का ह्यूमन बीइंग है। और उन्होंने खुद भी करके दिखाया, अपने बेटे में भी यही चीज़ मुंतकिल की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दुनिया से जाने के बाद आपका उनके साथ ताल्लुक, देखिए ये तो आपने कर लिया ना सारा कुछ, गले लग गए, प्यार कर लिया, लाड कर लिया, बहुत सवेयर एहतराम का और थोड़ा सा नाराज ना करने का खौफ वाला रिलेशनशिप, ये हो गया। अब आप ये ना जाहिरी तौर पे तो दुनिया में नहीं है ना। एक बंदे ने पूछा कि जी फ़र्क बताएं क्या है, तो मैंने कहा जी फ़र्क तो कोई नहीं है, सिर्फ एक फ़र्क है कि उस वक्त मुझे ज़िंदगी में कोई फ़ैसला ख़ुद नहीं करना पड़ता था, और ये इतनी बड़ी सहूलत थी मेरे लिए कि मैंने कुछ भी करना है तो मैंने जाके पूछना है और उन्हें बताना है कि हाँ ये कर लो, ये मत करो। और जब उन्होंने कह दिया ना मत करो, तो फिर मैंने उसके आगे कोई बात नहीं करनी कि हाँ इसके लिए कोई सिफारिश लड़ाऊँ या मैं ज़ोर लगाऊँ या मैं ज़िद करूँ। वो जब कह दिए ना कि नहीं होना, तो वो उसका मतलब होता था नहीं होना। और वो उसके अंदर बहुत बेनिफिट्स थे मेरे, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना आपको। तो जो काम आपने उसे कह दिया कि शाबाश, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो गए कि पक्के काम है जी। वो एक डांट मिस करता हूँ मैं जो मुझे उस वक्त पड़ती थी, लेकिन बड़ी मेहरबानी है अभी भी कि मैं जाता हूँ आपके आस्थाने पे तो आई फील एट होम। मुझे ऐसे ही लगता है मैं दोबारा घर आया हूँ और वो शफ़क़त का साया मुझे मिला है। या मैं जब कभी भी ऐसे आपके साथ बैठा हूँ, लोगों के साथ बैठा हूँ और हमारा उन्वान वासाब है, तो मैं तो उस वक्त भी उनकी शफ़क़त ही महसूस कर रहा था। क्योंकि देखिए दुनिया के डिफरेंट कोनों से आपको बुलाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप जाते हैं, इतने बड़े बाप के बेटे हैं तो लोग आपको उनसे रिलेटेड ऑब्वियसली बात भी करते हैं, उनसे रिलेटेड भी बुलाते हैं जी बिल्कुल। तो तब कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है जी, और एक ऑनर्ड ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं अपने आप को कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अभी भी मैं नेक्स्ट मंथ डेनमार्क में सेमिनार है व्हाट्सएप के ऊपर, तो स्पेन में सेमिनार है व्हाट्सएप के ऊपर, माशाल्लाह। तो मेरा गाहे गाहे इन ममालिक में चक्कर लगता है।
वहाँ के लोग यानी कि पढ़ रहे जाने हैं। के बाद भी अब्बू ने फुल ट्रैवल मुझे करा रहे वो और आपको काबू- एंजॉय करा रहे हैं अब्बू। काबू करके रखा हुआ है। इसमें अगर इजाज़त हो तो मुझे एक शेर आ रहा था कि हम मानते नहीं कि वो आकर चले गए, वो आज भी हमारे यहाँ रहबर कदम कदम। क्या बात है, ये ऐसी बात है, बेटा। ऐसी बात। उनसीयत और शफकत जो है ना वो हमेशा मेरे साथ है। अच्छा, वासिफ साहब के पास बहुत से लोग आते थे बहुत सारे लोग। कॉन्स्टेंटली। अच्छा, किस फील्ड से रिलेटेड ज्यादा आते थे? क्या मीडिया वाले ही सारे आते थे? किस किस्म के लोग आते थे और क्या पूछते थे उनसे आके? हाँ, ये जैसे कि मैं अगर वासिफ साहब के पास जाऊं तो मैं अगर खैर आई वॉज नॉट लकी इनफ टू मीट हिम, बट अगर मुझे उनसे फिजिकली मिलने का मौका मिलता है तो मैं उनसे जाके पूछती हूँ, कहती वासिफ साहब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ, जी हाँ। आपको क्या महसूस होता है? देखिए, हर बंदे की अपनी एक परसेप्शन होती है। आपके लिए जिंदगी का मतलब, पहले मतलब और फिर मकसद क्या है? जैसे मैं उनसे ये पूछती जाके, तो लोग क्या पूछते थे उनसे जाके? हर एक ना, ये जो बड़ी हस्तियाँ होती हैं ना, ये एक आईने की तरह होती हैं। हर बंदा अपना आप उनमें देखता है और अपने से रिलेटेड सवाल करता है। एक महफिल में बैठे तो मुन्नू भाई ने सवाल किया, भाई सब दुआ करें कि ज़िंदगी आसान हो जाए। आपने कहा मुन्नू भाई ये भी दुआ करो कि मौत भी आसान हो जाए, अल्लाह अल्लाह। यहाँ पे रहना भी आसान हो, यहाँ से जाना भी आसान हो। क्या बात है। तो वो हर बंदा ना, वो दूध वाला हमारा जो हमें दूध देने आया करता था, तो एक दिन आपने पूछा वो क्या करते हो? तो उन्होंने कहा जी वो दूध देता हूँ लेकिन वो बीए की इंग्लिश फंसी हुई है। तो आपने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, तेरी बीए की इंग्लिश निकाल लेते हैं। उसको ट्यूशन पढ़ा दी और उसका बीए की इंग्लिश क्लियर करा दी। अल्लाह का शुक्र, कितनी प्यारी बात है। छोटी, देखिए छोटी कहने को किसी को ट्यूशन देना छोटी सी बात है, बट इतना बड़ा बंदा जो इतना मसरूफ है, जिसके करोड़ों काम है और करने वाले, जिसको रात को बेचारा नींद नहीं उनकी पूरी होती थी, नहीं होती क्योंकि लोग देखें जब तक कोई जाएगा नहीं अगला ये तो नहीं कहेगा ना निकल जाओ। तो जब तक लोग जाते नहीं थे आप रेस्ट नहीं करते थे। अल्लाह, ऐसे ही था। अब आपकी मैं- अपनी नींद नहीं पूरी हो रही मगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एक बंदे को कि मैं तेरा ये अब पेपर देखता हूँ ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ रात हुई है तो बाहर की दुनिया जागनी शुरू हो गई है, तो बाहर की दुनिया से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे सोने में इतना प्रॉब्लम होता है तो मैं उसे देखता हूँ कि सरकार भाई साहब की सारी रात फ़ोन भी चल रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, और रात मैं कहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा मेरा जो हिस्सा है ना वो मेरी अम्मा जी का है कि सुबह फजर के वक्त शुरू हुई है, रात कब ख़त्म होनी है नहीं पता। और मैंने सिर्फ जाके अम्मा जी से इतना कहना है कि अम्मा जी 2 कप चाय, 3 खाने, 2 खाने, 8 चाय, और वो लगी हुई है। और वो बनाई जा रही हैं और वो चल रहा है सिलसिला। तो एक दिन ना मेरे अम्मा जी वैसे बड़े सादा से हैं, मुझे कहते हैं कि एक बात बताओ तुम्हारे अब्बू के पास ऐसा क्या था कि इतनी दुनिया आती थी? अल्लाह। मैं कहा अम्मा जी आपको नहीं पता चला? कहती नहीं मुझे नहीं पता चला। मैं कह रही फिर एक बात समझ लें, जो भी था आधा आपका है, क्योंकि आपने चाय बनाई है, आपने खाने खिलाए हैं, मैं लेके गया हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का कि वो जो कुछ भी था वो आधा आपका इनाम है उसमें। क्या बात है। तो ये बड़ी सादत की बात है। लोगों ने हर तरह के सवाल किए अपनी लाइफ से रिलेटेड। ये वो सवाल थे जो उनको कहीं किसी मौलवी से जवाब नहीं मिला, किसी उस्ताद से जवाब नहीं मिला, किसी किताब से जवाब नहीं मिला। ये वो सवाल हैं जो साहिब नज़र जिनको खुद कहीं से अदा कर रहे होते हैं। ये कीमती सवाल होते हैं और इसके जवाब भी कीमती। अब हमने एक फिर और भी काम किया कि वो जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मुयस्सर हो सकी उस दौर की, उसको आर्काइव किया। उसको फिर हमने ट्रांसक्रिप्ट किया, उसकी बुक्स बनानी शुरू की, और अभी तक वो गुफ्तगू के नाम से 36 वॉल्यूम्स जो है ना वो आ चुके हैं जी। हाउ अमेजिंग। और वो उसमें वो सवाल हैं जो उस दौर में लोगों ने मुख्तलिफ पूछे, और वो जवाब हैं इतने कीमती सवाल, इतने कीमती जवाब। मैं वैसे एक बात बताऊँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जी। काशिफ भाई, कि अगर आप इनको अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट करवा लेते हैं ना, जी। तो मैं आपको बताऊँ पूरी दुनिया का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वो ज़बान है जो सारी दुनिया में लोग समझ ही लेते हैं। जी, हमने क्योंकि- दो किताबें करवा ली हैं अभी, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये अभी जब मैंने जाना है बाहर तो एक स्पेनिश ट्रांसलेशन भी मैंने आपकी करवा दी हुई है। क्या बात है। उस पर भी काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मल्टी लैंग्विस्टिक्स जितनी भी हैं वो हम इसमें इंशाल्लाह ताला ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने का। काशिफ भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक आपके अबू के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम नवाजे। आमीन। और अली भाई आपका भी शुक्रिया। शो को, इस सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे आपसे ही कलाम सुन। जी बिस्मिल्लाह। बड़े बड़ोले चुके बात चल रही तो उसी में से एक कलाम।
मैं मन्निया नाल यकीन दे, मैं मन्निया नाल यकीन दे, मैं वेखिया अखां नाल, मैं मन्निया नाल यकीन दे, मैं वेखिया अखां नाल, ओदे हथ खुंडी यासीन दी, ओदे घुंगर वाले वाल, मैं मन्निया नाल यकीन दे। ओदे चारे पासे नूरे, ओदा हर जान ज़हूरे, ओदे चारे पासे नूरे, ओदा हर जान ज़हूरे, असां पैरां ते सिर सुटिया, असां पैरां ते सिर सुटिया, असां छड्डे सब जंजाल, ओदे हथ खुंडी यासीन दी, ओदे घुंगर वाले वाल, ओदी कर कर नौबत वजदी, ए अज़ली गले ना अजदी, ओदी कर नौबत वजदी, ए अज़ली गले ना अजदी, ओ मीम दी भूकल मार के गल करदा साडे नाल, ओदे हथ खुंडी यासीन दी। वो कहते हैं ना व्यूअर्स, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। एंड बीइंग अ ट्रू
लाहौरी टू माई कोर, जो कहती हूँ पैदा भी यहीं पे हुई, तालीम भी यहीं हासिल की, कुछ देर के लिए बाहर गई पढ़ने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, फिर वापस आई। और जब वापस आई तो बड़े लोगों ने कहा कि जिथे दी उथे ही अंकल होती। एंड इट्स ट्रू, बंदा एट द एंड ऑफ द डे अपने आप पे अपने घर ज़रूर वापस आता है। और मेरे लिए लाहौर के अंदर जो मेरी रिहाइश की जगह है वो मेरा घर नहीं है, मेरे लिए लाहौर मेरा घर है। जब मीडिया इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हुई कराची की तरफ, और बहुत से लोग कराची शिफ्ट हो गए, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही लोग एक्टिंग की फील्ड से रिलेटेड कराची शिफ्ट हो गए, तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि क्यों नहीं शिफ्ट होती। मेरा जवाब एक ही था कि मेरा घर है, अगर मैं पाकिस्तान में रहूँगी तो मैं रहूँगी लाहौर में, क्योंकि दिस इज़ वेयर माई फैमिली इज़, दिस इज़ वेयर माई रूट्स आ। मैं यहीं पे गंगाराम हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई। सो द पॉइंट इज़, लाहौर का हर नुक्कर कोना मेरे लिए मेमोरीज़ रखता है, और हर उस इंसान के लिए रखता है जो यहाँ या तो पैदा हुआ या किसी ने, जिस इंसान ने यहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारा। तो आज कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो हमें लाहौर के बारे में बताएंगे, लाहौर के किले, गेट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, खाने। लेट्स टॉक अबाउट लाहौर का कल्चर टुडे। जहाँ हम इतनी डिफरेंट चीज़ों पे बात करते हैं, उन शहरों की भी तो बात करनी चाहिए ना जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। तो आइए मिलते हैं मेरी क्लास फेलो से। आमिना अली हमारे साथ हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, also she's working as a heritage strategist with an expertise in cultural programming. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी Good हैं? to see you after a very long time. Good to see you too। आप वो जो कहते हैं ना कि वक्त के साथ ज़रा ठीक हो गई, मैं वही वैसी की वैसी ही रह गई ना। हरकतें तो मेरी वही हैं, ब्रेक में आपने विटनेस कर लिया होगा, लेकिन उन हरकतों पे हम बात करेंगे किसी दिन प्रोग्राम के बाद। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद से। ब्रिलियंट वुमन, art historian, cultural heritage specialist, educationalist, ex-keeper painting Lahore Museum and ex-director Punjab Archives। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको डॉक्टर साहिबा कहूँ कि प्रोफेसर साहिबा, यही नहीं समझ आ रही। आप मुझे कंवल कह लें, that's good enough। नहीं, मुझे डॉक्टर साहिबा ज़्यादा अच्छा लगा ना, इतनी मेहनत करके PhD करता है, उसके बाद फिर डॉक्टर साहिबा भी कोई ना कहे तो फिर क्या लगे। Perfectly all बस right। मैं आपसे किसी बीमारी का इलाज नहीं पूछूंगी, डोंट वरी। मैं डॉक्टर जब ये ना कहिएगा मैंने MBBS भी किया हुआ है। मैंने खूबसूरतियों के साथ इलाज करती ओ बस जी, फिर तो इलाज भी हम आपसे ही कराएंगे। ज़रूर। खूबसूरती की बात हो रही है तो एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बल्कि ये क्या, इनका पूरा ख़ानदान इज़ रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एज अ म्यूजिशियन हो, दे आर ऑल ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़। तो आज उस ताफू ख़ानदान की एक पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, जिनको सन ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। इनके फादर को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, इनको भी काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया है। तारिक ताफू साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है आपके? हमेशा की तरह अच्छा। लाहौर की बात हो और ताफू खानदान के किसी शख्स को हम ना बुलाएं, हो नहीं सकता, और आपको ना बुलाएं ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, स्पेशली ये सिंस आपका आपका प्यार है। नाम ही सन ऑफ लाहौर है। आपका बहुत प्यार है, आपकी सच्चाई सुन के तो बने ये चीज़ें ऐसी जो सच, लाहौर का मतलब सच है, यानी सच्ची बात। अच्छा, अब आ जाते हैं आमिना जी की तरफ और ज़रा जानते हैं लाहौर। जब हम लाहौर की बात करते हैं, उसके कल्चर की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें क्या गाइडेंस देंगे? लाहौर एक मेरा ख्याल है ज़िंदगी है, इट्स नॉट अ शहर। इसको हम बहुत कन्फाइन एक कर टोटल देते सी हैं। कायनात, एक टोटल कायनात है in हमारे itself। लिए तो दुनिया है पूरी, तो उसको शहर कहना जो है मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। और जैसे शुरू में बोला कि हम लाहौर की मिट्टी में, लाहौर से ही पैदा हुए हैं, लाहौर में ही पले बड़े हैं, मुझे लगता है इसकी हवा में और इसकी मिट्टी में कुछ ऐसा है कि जो लाहौर और का- लाहौरियों को ही हमने बड़ा तंग भी किया है। हाँ, मैंने किया ये सिर्फ सुकून देने वाली लड़के तंग नहीं करती। वो कहीं और, उनके लिए कहीं और बसना बहुत मुश्किल काम है, वापस घूम फिर के अपने लाहौर ही आना होता है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आपने मेहंदी भी लगाई है, मुझे मेहंदी भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये लाहौर भी से हमारे हर कल्चर चीज़ का हिस्सा हमारे है, बाय द culture वे, का हिस्सा है। कि लाहौरी जो है ना बिला वजह भी मेहंदी लगा लेते हैं। वो तो ना जरूरी नहीं है कि कोई ओकेजन्स पे तो लगाते ही लगाते हैं, बट वैसे ही होता है ना, कभी बैठे बैठे हमने वो टिक्का बना लिया, वो दिल के खुश रखने को कुछ ना कुछ तो करना मजा होता आता है ना, और तो अच्छा खूबसूरत लगता है। कितना लगता है। बिल्कुल। तो लाहौर की हिस्ट्री पे मेरे से ज़्यादा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं। और हिस्ट्री देखी जाए तो काफ़ी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है हमारे पास, इतने खूबसूरत तारीखी इमारत हैं। और अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट की बहुत फोकस है उन चीज़ों के ऊपर कि उनको रिवाइव भी किया जा रहा है, उनको कंजर्व भी किया जा रहा है, उसको लोगों के लिए खोला जा रहा है, टूरिज़्म बहुत प्रमोट किया जा रहा है उस तरीके से। तो 12 दरवाजे हैं, एक मोरी है, और इतनी खूबसूरत आपके पास अंदरून लाहौर का पूरा कल्चर है। सो लाहौर के बारे में तो मेरा ख्याल है हम और हर जितनी चीज़ पे हेरिटेज साइट्स लाहौर के अंदर है,
हमारे जब भी हमारे कभी बाहर से आते हैं ना गेस्ट, तो बंदा कहता है शालीमार गार्डन्स, लाहौर फोर्ट, दरवाजे अपनी जगह, अंदरून ले जाओ। आई मीन देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, और इतने इतनी बाग इतनी हैं। नन्ही नन्ही हेरिटेज साइट से लेके इतनी Huge, बड़ी बड़ी बात, बिल्कुल। मतलब बादशाहों के महल। महल है, बिल्कुल। इट इज सच अ कल्चरली रिच सिटी। और लोग कितने खुले दिल के हैं, सिर्फ आप शहर को मत इसका क्रेडिट दें, पर आप लाहौर लोगों के को भी लोग तो क्रेडिट वैसे ही बड़े दें। प्यारे मतलब लाहौरियों के बगैर कुछ नहीं है, तो लाहौरियों के दिल बहुत खुले हैं। मैं अक्सर ये बात करती हूँ जब कभी कोई लाहौर पे बात करने का मौका मिलता है कि बहुत तंग गलियाँ हैं हमारे अंदरून शहर की, मगर दिल उतने ही खुले हैं। आप लाहौर अंदरून शहर चले जाएं और तंग गलियों में जाएं और आपको इतनी वुसअत और इतने प्यार से मिलने वाले लोग मिलेंगे कि बंदा हैरान हो जाता है कि अभी भी उनके दिल इतने खुले हैं, वो इतनी मोहब्बत से आपसे बात करते हैं और बात करते हैं। आजकल का कल्चर नहीं है बात करने का, मगर उनसे आप जब तक बात नहीं करते तब तक तो आपका काम भी नहीं करते, तो आपको बैठ के उनसे बात करनी पड़ती है। एंड यू सी, यही तो चीज़ें हैं जो पहले वक्तों पहले, अब लोग कहते हैं ना कि यार लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन, लोगों की कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है। मोबाइल्स, डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें अपनी जगह कुछ आसानियाँ पैदा की, करोड़ इन्होंने हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हम छोटे से थे, हमें पता, हमने लाहौर फोर्ट देखा हुआ था, हमने मीनार पाकिस्तान देखा हुआ था, हमने शालीमार गार्डन्स देखे, ये सारी जगहों पे हमने एक दफ़ा जा चुके थे बचपन में, और स्कूल ट्रिप्स वगैरह पे भी नहीं, पेरेंट्स लेके गए हुए थे। जाते थे, बिल्कुल। अब तो ऐसे बच्चे हैं जो टीन्स में हैं। नहीं, लेकिन आप ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की टिकटॉक और स्नैपचैट वगैरह ने बड़ी आसानी कर दी। लोगों ने जान अपनी सिर्फ- तस्वीरें बनानी होती हैं तो उसके लिए कम से कम विजिट कर लेते हैं, लेकिन वो जो आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है ना उन बिल्डिंग्स के साथ, उस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। कंवल साहब चलिए डॉक्टर साहिबा नहीं कहती, छोटा ही रखते हैं आपको एज इट्स में। एंटायरली अप टू यू। तो कंवल जी, आप क्या कहेंगी लाहौर के बारे में? लाहौर जो है वो कोई बात आ जाती है, एक शहर नहीं अच्छा, है। आप ये नोटिस करें उसके जब भी कोई लाहौर की बात करे ना, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या आ रही है? ओह, एक सुकून, इश्क है ये। बस खुशी, मैंने और जैसे कहा ना आपको सीक्रेट बता रहे हैं एकदम से। जी, बात यह है कि लाहौर, मैंने कहा है ना कि एक शहर नहीं, ये एक इश्क है। और आपने जो कहा है ना हमारे चेहरों पे ये एक्सप्रेशन आते हैं, तो मेरा ख्याल है ये उस मोहब्बत की वजह से ये हमारे चेहरों पे वो एक्सप्रेशन आते हैं। और जैसे कि आमना ने कहा कि ठीक है, लाहौर की इमारत हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बागात हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन लाहौर शहर आज अगर लाहौर है तो उसकी वजह वहाँ के लोग हैं। और ये जो लोगों की एक फ़ितरत है, ये जो इनकी रिवायतें हैं, ये अब से नहीं हैं, ये हज़ारों सालों से हैं। और इस शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी आता है कि जो आता है ये उसको खुले बाजुओं से मिलते हैं। तो एक हमारी जो खूबी थी उसको हमारी बाज़-ओ-क़ात बुराई भी कहा जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब अंग्रेज़ दौर में एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो लाहौर शहर के बारे में ये लिखा गया कि अगर इस शहर को देखा जाए तो ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत टॉलरेट करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं महसूस होता मज़हब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे। और यहाँ पे लोग बहुत जेलिन होकर रहते हैं, सो मच सो कि जो बाहर से भी आते हैं तो उनको भी ये शहर जो है बड़ी खुशी के साथ और खुले बाजुओं के साथ एक्सेप्ट करता है, और फिर उनको वो रिकग्निशन देता है कि वो तमाम दुनिया में फिर सितारों की तरह चमकते हैं। बिल्कुल। और यही वाली बात एक में क्लियर, अच्छा बाय द वे व्यूअर्स, आज हम लाहौर की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने वी टॉक्ड अबाउट मुल्तान। देखिए डिफरेंट एरियाज़ के बारे में हम बात करेंगे, मुल्तान के लिए कसूर के बारे में हमने बात की थी, और कसूर शहर के ऊपर हमने बड़ा फोकस किया था, वहाँ के खाने की चीज़ें वहाँ। तो हम पाकिस्तान के सारे शहरों को कोशिश करेंगे, एक कोशिश है, और एटलीस्ट द मोस्ट नोन शहरों की बात ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हर जग में हम जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान का कल्चर बड़ा रिच है, तो सारे शहरों का, कस्बों का, इलाकों का, गांव देहातों का कल्चर मिलके ही। अब देखिए ना, फेब्रुअरी है, बसंत होती थी, बसंत सेलिब्रेट की जाती थी, गुडियाँ ये वो। एक्चुअली जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हम बसंत और ये चीज़ें फिर नहीं सेलिब्रेट कर पाए, बिकॉज शीशे के साथ लोग उसको डोर को कर देते थे, और वो मसले होते थे, गले कट जाते थे, बड़ा वो एक अनरूली टाइम हो जाता था। वरना मेरा तो सारी बचपन, जो हमारा सारा बचपन बसंत करते हुए, और घरों में ही हम लोग अपने घरों की ना छत पे जाके गुड़ियाँ उड़ा रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे। एक वो होता नहीं, था। एक बहुत बड़ा गम ये है कि मेरे बच्चों ने बसंत नहीं देखी, मेरा भी क्योंकि एक समा बनता था, पूरा शहर, ये नहीं है कि किसी एक गुड़ियाँ जगह पे खरीदने जब पूरा लाते थे, शहर उस चीज़ को सेलिब्रेट करता था। वो क्या डिफेंस, क्या गुलबर्ग, क्या अंदरून शहर।
कोई फर्क नहीं होता था। रात की बसंत में सफेद होता था आसमान के, सफेद गुड्डी गुड्डी होती थी उड़ी वहाँ पे। और फिर डोरें खरीदने जा और रहे रात हैं, की गुड़िया फर्क होती थी, दिन की दिन गुड़िया की फर्क थी, होता गुड़ियों था। के नाम थे, गुड़िया बड़ी थी, छोटी थी, और मतलब बड़ी कोई एक सिचुएशन थी, और अगर एक छोटी बड़ा वाली गुड्डी scientific बड़ी गुड्डी को process काट था। देती थी तो बड़ी बात होती थी। और जुगन आपको बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताऊं, मैंने कुछ अर्सा पहले यूनेस्को के साथ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे एक हमारा वर्कशॉप थी, तो उसमें मेरी बहुत इंटरेक्शन हुई बसंत के हवाले से। तो जब मेरी जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उनके साथ मेरी तफसीली गुफ्तगू होती रही, तो उनको भी बहुत दुख था क्योंकि एक हमारी बहुत बड़ा काइट फील्ड फ्लाइंग एसोसिएशन है। जी है। I am so alike, उन्होंने मुझे नहीं पता था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई, उन्होंने कहा कि अगर हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए तो हम आपको वो लोग आइडेंटिफाई कर देंगे जो वो धाती तार बनाते हैं, तो आप अगर वो उन्हीं के ऊपर बैन लगा दें और उन पर सख्त फ़ाइन्स कर दें तो हम दोबारा बसंत का त्यौहार महफूज तरीके के साथ कर सकते हैं। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा सिलसिला हो और हमारी वो रौनक जो है वो वापस आ जाए शहर में। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब लोग जो हैं वो अपना त्यौहार जो है उसको बहुत मिस करते हैं। मैं इतना बता दूं आपको कि तहफ़्फ़ुज़ साहब की फैमिली में भी बड़े जोर खरोश के साथ बसंत मनाई जाती थी। आप लोग तो पूरी फैमिली जो है निकल जाती थी, तो उस दिन कोई इवेंट कोई फंक्शन नहीं कोई उठाता था, कहते थे सॉरी। से ज़्यादा सेलिब्रेशन बसंत पे हुआ करती बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे बताएं सर कि आपका लाहौर, देखिए आप लोगों को भी बड़ी दफ़ा मौका मिला कि बाहर चले जाएं, हम आपको बाहर की सिटीजनशिप दिला देते हैं, आप किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं। आपकी लाहौर के साथ, आपकी फैमिली की लाहौर के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अभी वर्ल्ड टूर किया मैंने, और वो कहते जी आपको ये कैसा लगा अमेरिका में, ये टाइम स्क्वायर और ये यूके में बिग बैन? मैं कहा जी बड़ा अच्छा है। ओ जिन लाहौर ने तक आज मैं आने ला ला रे ला ला रे ला ला रे ला ला रे जिन लाहौर ने तक आज मैं आ अरे जग दे ना कोई जाने ड्रा। अब से बड़ा सच है ही कोई नहीं, कहाँ जाए हम भाग के। बिल्कुल। इसी फैक्ट के साथ मैं आप दोनों से भी जानना चाहूँगी कि कल्चर के साथ, मतलब इतने डिफरेंट पढ़ी लिखी हैं आप ख़वातीन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, वाई डिड यू चूज़ दिस स्पेसिफिक लाइन? पहले आपसे जानना चाहूँगी। मेरा ख्याल है इट्स अ कनेक्शन विद द हार्ट। आपका दिल लगता है इस चीज़ के अंदर, खुद ही से आपके अंदर। और लाहौर इतनी डाइवर्स फील्ड्स आपको देता है, कल्चर में बहुत कुछ आ जाता है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात ये बताऊँगी, मेरी 20 साल की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एक ग्लोबल नेटवर्क है। बिल्कुल। और उन शहरों का है जो किसी ना किसी हवाले से क्रिएटिविटी के हवाले से दुनिया में जाने जाते हैं। तकरीबन 300 शहर उसके अंदर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान का एक वाहिद शहर जो उसमें रजिस्टर हुआ था 2019 में, वो लाहौर था। और उसकी जो एप्लीकेशन या उसका जो डॉसियर बना था वो मैंने बनाया था, और वो शहर अदब के नाम से अब जाना जाता है। इट्स अ सिटी ऑफ लिटरेचर रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अ पार्ट ऑफ हार्डली 50 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड जो कि लिटरेचर के नाम पे पहचानी जाती हैं, और उसमें लाहौर एक शहर। तो इतना कुछ है हमारे पास। और उस टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जिस वक्त ये डिस्कस हो रहा था कि इसके लिए हमने नॉमिनेशन करनी है लाहौर की, तो बहस ये हो रही थी कि लाहौर को खानों के शहर के हवाले से बात की जाए या अदब के हवाले से बात की जाए। तो जितने हमारे यहाँ पे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़ी ज़ोरों शोर किस्म की बहस इसके ऊपर हुई कि ये ख्वाबों का शहर है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये शहर इकबाल और फैज़ के नाम से पहचाना बेशक, तो इसको हमने शहर अदब के नाम से पूरी दुनिया के अंदर ये मुतारिफ है। और इस पे तब से लेके अब तक बहुत सारा काम जो है वो लिटरेचर पे भी हो रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत और उसके बाद व्हाट अ ग्रेट जॉब यू हैव डन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। इट्स पहले थैंक यू फिर कांग्रेचुलेशन। honor आपके क्रेडिट को तो जो चीज़ जाती है सो जाती है, लेकिन देखिए ना, हमारी एज अ नेशन एक नेगेटिव इमेज जाती है बाहर। अब वो कभी कभी इस वजह से भी जाती है कि जब पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं, इमिग्रेट करते हैं, भाग जाते हैं, वटेवर, या रेफ्यूजी स्टेटस वटेवर लेते हैं, वहाँ पे जाके फिर कुछ ऐसी बिहेवियर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ शेडी काम करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की इंप्रेशन बुरी पड़ती है या साउथ एशिया की इंप्रेशन बुरी पड़ती है। पाकिस्तान जब एक ज़माने में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट और ये वाले मामलात चल रहे थे, दहशतगर्दी वगैरह के, तो तब भी मामलात ख़राब हुए। व्यूअर्स, अब जब सुकून है, जब चीज़ें ठीक चल रही हैं, जब हम अपने कल्चर, अपने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, अब ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हाईलाइट करें कि लोग हमारी तरफ रुझान करें, हमारे मुल्क की डायरेक्शन को चूज़ करें एज अ डेस्टिनेशन। बिल्कुल, कि भाई हमने यहाँ पे जाना है। सिर्फ वो लोग नहीं जो किसी कल्चरल एक्सपीरियंस की तलाश में है,
इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इज अ ग्रेट प्लेस टू कम टू हॉलीडे के लिए। एग्जैक्टली। ये भी तो हमें इस पे काम करना और है। आपको हेरिटेज और ये वो स्टेप्स हैं जो आप ले रही हैं हमें इस तरफ ले जाने के लिए। कि शहर अदब की एक देखा जाए तो एक लिटरेरी रिवाइवल है, उसके अंदर बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने खानों की बात की, आपने त्योहारों की बात की, क्या तो खानों और त्योहारों की तरफ आएंगे। और मैम आपसे भी जानना है कि आपकी इस डायरेक्शन में किस तरह रुझान है। एजुकेटिव डॉक्टर एंड इंजीनियर व्हाटएवर, व्हाई दिस डायरेक्शन। लेकिन वो ब्रेक के बाद होगा। पहले ताफू भाई तुसी कह रहे हो लाहौर लाहौर है, तो जिन्हें वो लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, तो फिर तुसी सुना भी दो ना प्रॉपर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। लाहौर लाहौर है और लाहौर के खानों की बात ना करें तो आज का शो नामुकम्मल रहेगा, लेकिन उस पर ज़रा आगे जाके बात करेंगे। अभी जो हमारी लाहौरी शेफ़ ने हांडी तैयार किया उसकी तरफ रुझान करते हैं जी। चिकन कोयला कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है और खुशबू भी अब आपको आइडिया हो रहा है, अब आप टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। हाँ, मुझे ब्रेक में टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई थी। शो के बाद ट्राई करूँगी। चले वापस। आमना अली हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद हमारे साथ हैं एंड तारिक ताफू साहब हमारे साथ हैं। अच्छा कंवल साहिबा, आपने हमें बताना है कि आपका रुझान जो है वो आर्ट, हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, इन चीज़ों की तरफ कैसे हुआ? आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि मेरे बैचलर्स तक शायद मैंने कभी वॉल्ट सिटी देखा भी नहीं था। मास्टर्स में एक मिनट नहीं, एक्सप्लेन करें आपने क्या क्या। हम रहते थे, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे, तो हम लोग एमए कॉलेज के रहते थे वहीं रिवाज गार्डन में, और मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। और फिर मास्टर्स में आके मैंने फिर थीसिस किया लाहौर के 12 दरवाज़ों के ऊपर। वाई? इसलिए कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब आप समझ रहे हैं, या तो बचपन से देख रहे हो, जा रहे हो, तो समझ आती है कि थीसिस का ये टॉपिक बने। नहीं, वजह ये है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में कोई इतनी बहुत इंटरेक्शन नहीं होती थी। मेरे बड़े बहन भाई जो हैं वो तमाम मॉन्यूमेंट्स पे जाते थे, लेकिन जब तक मैं ग्रो कर रही थी तो समहाउ द अदर ये चीज़ें फैमिलीज़ में लैक करना शुरू हो गई, तो मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ। और फिर ऐसा इश्क हुआ कि वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। फिर जब उस शहर में कदम रखा तो उसने फिर ऐसा अपने दिल को लगाया। और मज़े की बात ये कि अभी आपने बात की कि लाहौर के 12 दरवाजे और एक मोरी है, मैं एक एडिशन करती चलूँ कि लाहौर के दरअसल 12 दरवाजे और 2 मोरियाँ हैं। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि इस पे तफसीली बात होगी। वाओ, ओके। और अभी बात हो रही है कि एक चीज़ जो कि मुझे हमेशा बड़ा थोड़ा सा पिंच करती है कि वाक़तन लाहौर जो है वो खानों का शहर है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सालों से वो ख्वाबों के नाम से, जबकि लाहौर जिसको मैं जानती हूँ, जो मेरे वालिद साहब ने हमें बताया, वालदा ने बताया, तो लाहौर जो है बुनियादी तौर पे बागों का और कॉलेजों का शहर मशहूर था। बिल्कुल। और आज भी अगर देखें तो वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं और अभी भी हैं। तो ये एक हमें नहीं, वो तो हम जैसे नालायक कहते हैं हाय लाहौर और खाने, बट ऑब्वियसली अगर आप एक सीरियस बात करें तो खाना तो एक हिस्सा है उसका। एक्चुअली तो जो जैसे कि आपने कहा हेरिटेज की साइट्स हैं, उसके अलावा द फैक्ट दैट लिटरेचर, एजुकेशन, इवन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉस्पिटल वगैरह, आई मीन देयर सो मेनी। गंगाराम हॉस्पिटल कभी जाके देखें जी, ब्यूटीफुल। वो और बात है कि मेंटेन कितना है कितना नहीं, बट दैट्स इट। अच्छा, जल्दी से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिना के फेवरेट खाने क्या हैं लाहौर के, कंवल साहिबा कुछ मुहावरे हमारे साथ शेयर करेंगी लाहौर के, और ताफू साहब आपसे तो कुछ सुनते सुनते ही शो क्लोज करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खाने, आमना जी लाहौर के खानों की बात करते हैं। हमने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि लाहौर एक्चुअली कल्चर, आर्ट, हिस्टोरिकल साइट्स, अदब की वजह से वेल नोन है। हम खाने पे डाल देते हैं पूरी बात, लेकिन क्योंकि मॉडर्न वाले सारे खाने पे डालते हैं बात, तो खाने पे बात करनी जरूरी है। मैंने कहा ये क्लियर कर। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कहा ना, बागों का शहर, कॉलेजों का शहर, बागों में बैठ के खाने खाए जाते। बागों का शहर है, शायरों का शहर है, अदीबों का शहर है, गुलकारों का शहर है। मतलब हमारे पास तो
सारी कहने म्यूजिक को- इंडस्ट्री हमारी तो लाहौर में ही बैठी है भाई, म्यूजिक अभी भी। इंडस्ट्री यहाँ बैठी है। हमारा लॉलीवुड कितना मशहूर एक ज़माने में था, तो हमारे पास फनकार भी, ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है, यहाँ से बहुत कुछ निकला है हाँ, और वो बहुत कुछ सारे यहाँ निकल से रहा है। पैदा होकर चले आगे कहीं और चले जाते गए। हैं, लेकिन है बड़ी जरखेज। हाँ। लेकिन है हमारी, हम उनको अभी भी ओन करते सो हैं। खाने, फेमस खाने लाहौर के। अच्छा, लोग, सबसे पहले मैं निहारी पे बात करना चाहूंगी। कराची कहता है हमारा है, लाहौर कहता है हमारा है। बिरयानी पे भी लड़ाई होती है, तो इन दोनों पे पहले क्या है? मैं बिरयानी को तो चले कराची को देने के लिए राजी हूँ, क्योंकि हमारा पुलाव है। लेकिन निहारी नहीं दे सकती, निहारी तो हमारी है, निहारी को तो हम ओन करते हैं। और अगर और जब आप हम कराची को कवर करेंगे, हम कराची वालों को भी डिफेंड करने का मौका देंगे। देंगे हाँ, ठीक है। नहीं, लेकिन हमने पहले ही उनको बिरयानी दे दी है, तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लेट्स डिवाइड इट। हम निहारी रखते हैं, वो वैसे बिरयानी जितनी रखते बिरयानी हैं। मैंने कराची में खाई, मैंने जिंदगी में इतनी बिरयानी खाई नहीं है जितनी मैंने सिर्फ कराची में खा ली। लेकिन लाहौर के खानों की जब बात पाए। करें, अभी भी जब आप अंदरून शहर जाते हैं ना, तो वहाँ का कल्चर बड़ा फर्क है खानों सिरी का। पाए। सुबह नाश्ता घर में बनता ही नहीं है, कोई बंदा नाश्ता नहीं बनाता। छोटी छोटी थैलियों में कुलचे, चने, दही ताज़ा जा रहा होता है, और हर बंदा जो उठता है वो अपने हिस्से का नाश्ता लेने के लिए बाहर आता है, वापस छोटी चला सी जाता है। बात ऐड कर दूंगी, मेरी वॉल्ड सिटी में बहुत इंटरेक्शन है, तो वहाँ पर एक रवायत ये है कि वानक स्कूल ऑफ आर्ट में मैं पढ़ाने भी जाती रही हूँ, तो वो जो नान है उसको वो शॉपर में नहीं डालते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि शॉपर में डालने से वो मस जाता है। तो नीचे प्याला होता है चने का, और उसके ऊपर 2 नान रखे होते हैं, और मैं ले जाने वाले की विल पावर को दाद देती हूँ कि कभी मैंने उसके ऊपर कुछ गित्ते कुछ ऐसा होते नहीं देखा। एंड दिस इज हाउ और नीचे से हाथ सड़ा होता है। अब तो खैर ट्रेस पे रखना शुरू हो गए, पहले तो ये होता था कि हर बंदे का इस तरह करके जा रहा होता था। अभी भी जाता है, अभी भी जाता है। हाय, तो क्या हम रिवायतें, हमारी हलवा पूड़ी है, निहारी है, लाहौरी चने हैं, अब तो हर छोले। हर नुक्कड़ पे चने हैं। तो चिक्कड़ छोले बड़े आप फालूदा देख लें, आप कुल्फी देख लें, आप है, कढ़ाई देख लें। शादमा, जब आप जाते हैं उधर शालमी, तो वो क्या है उसका नाम? पठूरे पठूरे इचरे के पठूरे बड़े मशहूर हैं, शालमी के पठूरे बहुत मशहूर हैं। फिर सिरी पाए आप देख लें, बड़ा एक देसी किस्म का खाना है, खाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेकिन मजे का है, बहुत मजे का होता है। और मैं तो सिरी पाए और निहारी के मतलब देजकियों में स्विमिंग कर सकती हूँ, मुझे इतना इश्क है। लगता नहीं है जितना आप लोगों को कल्चर और आर्ट से, उतना मुझे हमारी लाहौरी खानों से इश्क है। और लाहौरियों में एक खास बात यह है कि वो सुबह उठते हैं तो वो खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब रात को सोते हैं तब भी वो खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो पूरा दिन अगले खाने की तैयारी हो रही होती है कि नाश्ते के बाद अब दोपहर को क्या खाना है, और दोपहर के बाद ड्यूरिंग रात द को शो ही जो हम सबका मूड था खाने का, वो ऑर्डर कर चुके हैं। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि क्या कर रही है, मैंने कहा वो ऑर्डर कर रही हूँ, घंटा लगेगा आने में। तो हम खाने ही ऑर्डर कर रहे थे। अच्छा मैम, कुछ फेमस मुहावरे। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि जब मैं लाहौर में गई तो फिर मैं अंदरून लाहौर की हो गई। उसका अपना एक कल्चर है, वहाँ पर एक अपनी ज़ुबान है, एक अपना तरीका है। और ये बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि वहाँ पर मैं अकेले मैंने इतना काम किया, इतनी फ़ोटोग्राफ़ी, रिसर्च, इंटरव्यूज़, थड़ों पे बैठ के मैंने जो है बाबों के साथ गपशप की है, चाय पी है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को और मिला इतना है। प्यार देते हैं, और इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत मेरा ख्याल है कि शायद मुझे किसी और जगह पे आज तक नहीं मिली। और वहाँ पर जब आप जाते कैसे कैसे हैं, आपने मुहावरे सुने होंगे वहाँ पे जो गुफ्तो शनीद होती है तो वो बड़ी दिलचस्प बातें आपस में होती हैं, और उसमें आपका पंजाबी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़ुबान वही है। तो मेरी क्योंकि पंजाबी अच्छी है, तो वहाँ पे जैसे मैं 1-2 का जिक्र करूँगी कि और कैसे मॉडर्नाइज हुए हैं, कि हम कहते हैं ना कि यार कोई काम हो तो बेड़ा ही गर्क हो गया। मेरा फेवरेट मुहावरा जी। आय हाय बेड़ा। अब वो लाहौरी क्या कहता है, जब टाइटैनिक मूवी आई उसके बाद उसने कहा कि यार मेरा तो सारा काम ही टाइटैनिक हो गया। हाय स्वीट क्यूट, ये हमारी है लाहौरियों। वैसे मिंग्लिश मुझे लगता है यहीं से शुरू हुई थी। बिल्कुल इंग्लिश इनसे में हुई। इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी का एक जंबल जो है ना, वो हमने ही शुरू किया था। जी, और एक हमारा मखसूस एक्सेंट भी है। हाँ, कितने जा रहे हो, की कर रहे हो, की हो रहा है, ये तो ना ये जो है, हम बड़े रोब से बोले, और बोल प्यार से रहे होते हैं, बस रोब होता है। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि अंदरून शहर के अंदर ट्रैफिक जैम जो है ना, वो कोई मसला नहीं होता। आप ट्रैफिक क्योंकि वो रुक गई human है, jam होता है ना। वो किसी ने आके खड़े होना है, और मुझे कहा ओ बाजी जी गड्डी ले आओ इथों तो ट्रक भी लंघ जाएगा, कोई मसला नहीं। और मेरी गाड़ी का टायर जो होता है वो तकरीबन नाली के ऊपर होता है, नाली के अंदर ही होता है। लेकिन वो इतनी खुशदिली, खुश मिजाजी के साथ ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको उस शहर के अंदर जाके उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, और इमारात से बढ़ के ज़रा लोगों के साथ बैठ के गपशप कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि लाहौर क्यों लाहौर है। क्या बात है, थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड बॉयज।
आज के शो का हिस्सा बनने का और हमें गाइड करने का। इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होगी कराची पे भी बात करें। मैंने हैदराबाद पे भी सुना, हैदराबाद के खाने और क्या लजीज हैं। मुल्तान, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी। सो द पॉइंट इज हम सब एरिया, पेशावर पे बात करेंगे, डिफरेंट शहरों को कवर करेंगे। नेक्स्ट कौन सा शहर कवर करें आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आज के शो को क्लोज करते हैं ताफू भाई आपसे ही कुछ सुन के। ओवर टू यू।